दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आज फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम मैंने रखा है जागो ओबीसी जागो। हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका जागना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसका एक ऐतिहासिक प्रमाण आपके बीच में रखना चाहता हूं। हुआ ये कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई ब्राह्मण थे, जिनको जयप्रकाश नारायण जी द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया। चुनाव में जाते समय जनता पार्टी ने अभिवचन दिया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे काका कालेकर कमीशन को लागू करेंगे। जब उनकी सरकार बनी तो ओबीसी का एक प्रतिनिधि मंडल मोरारजी देसाई साहब से मिला और काका कालेकर कमीशन लागू करने के लिए उन्होंने कहा, मगर मोरारजी देसाई ने कहा कि काका कालेकर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए अब बदली हुई परिस्थितियों में एक नई रिपोर्ट की आवश्यकता है। यह एक शातिर मनुवादी व्यक्ति था जो ओबीसी को ठगने के लिए चाल चल रहा था। प्रतिनिधि मंडल जो पिछड़े वर्ग से था इस पर सहमत हो गया और बीपी मंडल जो बिहार के यादव थे उनकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया। अब साहब, बीपी मंडल और उनके कमीशन ने पूरे देश में घूम घूम कर 3743 से ज्यादा जातियों को ओबीसी के तौर पर पहचान लिया और 1931 की जाति आधारित गिनती के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का वो जातियां 52% थी और यह रिपोर्ट में लिख दिया। मंडल कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट मोरारजी सरकार को सौंपते ही पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। अब जनसंघ के 98 सांसद के समर्थन से जो जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी उसके सामने मुसीबतें खड़ी हो गई। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ के सांसदों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम सरकार गिरा देंगे। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी के नेताओं ने दबाव बनाया। परिणाम यह हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसको गिरा दिया। इसी दौरान भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था जिसकी भूमिका तैयार हो रही थी, जिसका नेतृत्व आधुनिक भारत के महानतम राजनीतिज्ञ मान्यवर साहेब काशीराम जी कर रहे थे। साहब काशीराम जी ने 6 दिसंबर 1978 को अपनी ब्रेन बैंक के रूप में बाम सेफ की स्थापना कर दी, जिसके माध्यम से पूरे देश में ओबीसी को मंडल कमीशन पर जागरण का कार्यक्रम चलाया गया ताकि ओबीसी को बताया जा सके कि मंडल कमीशन क्या है। मान्यवर साहब काशीराम जी के जागरण अभियान के फलस्वरूप देश के ओबीसी को मालूम पड़ा कि उनकी संख्या देश में 52% है, लेकिन शासन प्रशासन में जो उनकी प्रतिनिधित्व है या उनकी जो संख्या है वो केवल 2% ही है, जबकि 15% तथा कथित सवर्ण प्रशासन में 80% है। इस प्रकार सारे आंकड़े मंडल कमीशन की रिपोर्ट में थे, जिसको जनता के बीच ले जाने का काम मान्यवर साहेब काशीराम जी ने किया। अब ओबीसी जो था वो धीरे धीरे जागने लगा। उधर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ समाप्त करके बीजेपी बना दी। 1980 के चुनाव में संघ ने इंदिरा गांधी का समर्थन कर दिया और इंदिरा जो 3 महीने पहले स्वयं हार चुकी थी 370 सीटों के साथ जीत कर आई। इसी दौरान गुजरात में आरक्षण के विरोध में प्रचंड आंदोलन चला। मजे की बात यह थी कि इस आंदोलन में बहुत भारी संख्या में ओबीसी स्वयं सहभागी था, क्योंकि ब्राह्मण बनिया मीडिया ने प्रचार किया
कि जो आरक्षण SC ST को पहले से ही मिल रहा है, अब वो और बढ़ जाएगा। अब ये भ्रम फैला दिया गया पिछड़ी जातियों में, तो पिछड़ी जाति के लोग इसका विरोध करने लगे। गुजरात में अनुसूचित जाति के लोगों के घर जलाए गए, उनको मारा गया, पीटा गया, और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब साहब परिस्थिति बदल रही थी। इधर मान्यवर साहेब काशीराम जी अपने मिशन को दिन दूनी रात चौगनी गति दे रहे थे। ब्राह्मण अपनी रणनीति बना रहे थे। अब जो वो रणनीति बना रहे थे, उनकी हर रणनीति की काट मान्यवर साहेब काशीराम जी के पास थी। अब मान्यवर साहब ने वर्ष 1981 में DS4 करके एक संगठन बना दिया, जो आंदोलन करने वाला विंग था, जिसका नारा था कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सब है DS4। अब DS4 के माध्यम से ही मान्यवर साहब काशीराम ने एक प्रसिद्ध नारा और दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना सिंहासन खाली करो। इस प्रकार के नारों से भारत साहब गूंजने लगा। 1981 में ही मान्यवर साहब काशीराम जी ने हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा, 82 में जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा। अब काशीराम साहब की जो लोकप्रियता थी वो अत्यधिक बढ़ गई। ब्राह्मण बनिया मीडिया जो था वो उनको बदनाम करने लगा। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से इंदिरा गांधी घबरा गई। इंदिरा गांधी जी को लगा कि अभी अभी को तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उनको कहा गया कि अभी तो जेपी के जिन्न से पीछा छूटा ही था कि ये काशीराम तैयार हो गया। इंदिरा गांधी जी जानती थी कि मान्यवर साहब काशीराम जी का जो उभार है वो जेपी से भी कहीं ज्यादा बड़ा खतरा ब्राह्मणों के लिए हो जाएगा। अतः उसने संघ के साथ मिलने की योजना बना ली। अशोक सिंघल की एकता यात्रा जब दिल्ली की सीमा पर पहुंची, तब इंदिरा गांधी स्वयं माला लेकर के उनका स्वागत करने पहुंच गई। तो इससे पता चलता है कि आपस में साठगांठ हो गई थी। इसी दौरान भारत में एक बहुत बड़ी घटना और हो गई। वो ये थी कि जो भिंडरा वाला व्यक्ति था, नाम था उस व्यक्ति का, तो खालिस्तानी आंदोलन का नेता था। उसने इसी आदमी को कांग्रेस ने ही खुद अकालियों का तख्ता पलट करने के लिए खड़ा किया था। अब साहब उसने स्वर्ण मंदिर पर जाकर कब्जा कर लिया। अब RSS और कांग्रेस ने योजना बनाई कि अब मंडल कमीशन आंदोलन को भटकाने के लिए हिंदुस्तान वर्सेस खालिस्तान करने का मामला खड़ा किया जाए। अब साहब इसके पर काम शुरू हो गया। इंदिरा गांधी जी ने आर्मी प्रमुख जनरल सिन्हा को हटा दिया और एक साउथ के ब्राह्मण को आर्मी का प्रमुख बनाया। जनरल सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। आर्मी में भूचाल आ गया। नए आर्मी प्रमुख ने इंदिरा गांधी जी के कहने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बना दी और स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक घुसा दिया। भाई साहब पूरी आर्मी हिल गई। पूरे सिख समुदाय ने अपना अपमान समझा और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके 2 पर्सनल गार्ड बेंत सिंह और सतवंत सिंह, जो दोनों अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को गोलियों से छलनी कर दिया। अब ये भी घटना बड़ी भयंकर हो गई। अब माओ अपनी किताब ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में लिखते हैं कि शासक वर्ग किसी एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए दूसरा षड्यंत्र करता है। बात की गहराई समझना। वो क्या लिख रहे हैं? माओ की पुस्तक है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में वो लिख रहे हैं, जो शासक वर्ग होता है एक षड्यंत्र को छिपाने के लिए दूसरा षड्यंत्र रचता है, पर वह नहीं जानता कि इससे वह अपने स्वयं के लिए कोई ना कोई संकट खड़ा कर रहा होता है। माओ की जो यह बात है वो भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक साबित हुई। सटीक कैसे साबित हुई? जिस भिंडरावाला को कांग्रेस ने स्वयं खड़ा किया था, वही भिंडरावाला अंततः कांग्रेस के खिलाफ गया। अब साहब मंडल कमीशन को दबाने के लिए जो षड्यंत्र था, अब उस षड्यंत्र को शासक वर्ग ने जो है दूसरा रूप देना शुरू किया। इंदिरा गांधी
मतलब ये जो सारा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ मंडल कमीशन को दबाने के लिए ही हुआ था, लेकिन अंततः क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद राजीव गांधी जी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। जो आदमी 3 साल पहले पायलट का काम छोड़कर आया, वो देश का मुगले आजम बना दिया गया। इंदिरा गांधी जी की अचानक हत्या से सारे देश में सिखों के खिलाफ माहौल तैयार हो गया। अब आप देखिए, माहौल बन गया सिखों के खिलाफ। जो मंडल कमीशन वाला मामला था, जिससे ओबीसी जागने वाला था, उसे दबा दिया गया ताकि ओबीसी जागृत ना हो। अब दंगे हुए। अकेले दिल्ली में 3,000 से भी ज्यादा सिखों का कत्लेआम हुआ, जिसमें तत्कालीन मंत्री भी थे। उस दौरान राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह का फोन तक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी नहीं उठा रहे थे। उधर मान्यवर साहेब काशीराम जी अपना अभियान जारी रखे हुए थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और सारे देश में साइकिल यात्रा निकाली। काशीराम जी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब साहब इस चीज को लेके मान्यवर साहब काशीराम जी ने मंडल कमीशन का जो मुद्दा था बड़े जोर शोर से प्रचारित किया, जिससे उत्तर भारत के पिछड़े वर्ग में एक नई क्रांति पैदा हुई, एक नई तरह की सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा हुई। इसी जागृति का परिणाम था कि वे पिछड़े वर्ग में नया नेतृत्व, जैसे कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, इनका उभार हुआ। अब काशीराम साहब शोषित वंचित समाज के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। वहीं 1984 का चुनाव हुआ, पर इस चुनाव में काशीराम साहब ने सक्रियता नहीं दिखाई और राजीव गांधी जी को सहानुभूति का इतना फायदा हुआ कि 413 सांसद उन्होंने जीत लिए, या सीटें, सांसद सीटें उन्होंने जीत ली। जो राजीव गांधी जी के नाना नाना करते कर कर हो रहा था, वह उन्होंने कर दिखाया। मतलब ये हो रहा था कि इतनी सीटें नहीं आ सकती, सरकार भी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बातचीत हो गई। सरकार बनने के बाद फिर मंडल का जिन जाग गया। ओबीसी के जो सांसद थे उन्होंने हंगामा शुरू किया। शासक वर्ग ने फिर नई रचना शुरू करी, नया षड्यंत्र बनाना शुरू किया। अब काशीराम साहब जी के अभियानों के कारण ओबीसी में काफी चेतना पैदा हो चुकी थी। अब शासक वर्ग के लिए मंडल कमीशन का विरोध करना संभव नहीं था। 2000 साल के इतिहास जो था, उसमें शायद ही मनुवादियों को पहली बार काशीराम जी के सामने असहाय महसूस करना पड़ा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक उद्देश्य इन 3 साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। वो है संगठन की शक्ति, समर्थन की शक्ति, जो जनता का समर्थन हो, और दाव पेच वाला हो नेता। काशीराम साहब के पास ये तीनों कौशल थे और दाव पेच के मामले में वो ब्राह्मण से भी 21 थे। अब यहां समस्या यह थी कि कांग्रेस और संघ की संपूर्ण राजनीति केवल मान्यवर साहब काशीराम पर ही केंद्रित हो गई। 1984 के चुनावों में बनवारी लाल पुरोहित ने मध्यस्थता करके माननीय राजीव गांधी जी और संघ का आपस में समझौता करवा दिया और इस संघ ने राजीव गांधी का समर्थन किया। गुप्त समझौता यह था कि राजीव गांधी राम मंदिर आंदोलन का समर्थन करेंगे और हम मिलकर राम भक्त ओबीसी को मूर्ख बनाएंगे। परिणाम स्वरूप राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और उसके अंदर राम के बाल्यकाल की मूर्ति रखवा दी गई। ब्राह्मण जानते थे कि अगर मंडल कमीशन का विरोध करते हैं तो राजनीतिक शक्ति जाएगी, क्योंकि 52% ओबीसी जो है उस पर वो बार बार देश के राजा बन जाते थे, उन्हीं के दम पे बनते थे और ओबीसी उनका समर्थन करते थे। लेकिन कार्यपालिका में जो स्थायी सरकार बन रखी थी, वो छिन जाने का उनका पूरा खतरा था। अब विरोध करें तो खतरा, समर्थन करें तो खतरा, ऐसे में जो है गंभीर स्थिति पैदा हो गई। तब कांग्रेस और संघ ने मिलकर ओबीसी पर विहंगम दृष्टि डाली, तो उनको पता चला कि पूरा ओबीसी राम भक्त है।
उन्होंने मंडल के आंदोलन को कमंडल की तरफ मोड़ने का फैसला कर दिया। सारे देश में राम मंदिर अभियान छेड़ दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। पहले ये जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे दबाने के लिए उसे भिंडरावाला को खड़ा किया गया, सिखों का कत्लेआम करवाया गया। अब फिर से उसी रिपोर्ट को दबाने के लिए मंडल की चीजों को कमंडल की तरफ मोड़ दिया गया और राम मंदिर का अभियान छेड़ दिया गया। आप समझ रहे, एक षड्यंत्र को दबाने के लिए दूसरा षड्यंत्र। अब बजरंग दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया कोई पिछड़े वर्ग का था और नेता तैयार किए गए जो पिछड़े वर्ग के थे, जैसे कल्याण सिंह, ऋतंभरा, उमा भारती, गोविंदाचार्य। ये सारे के सारे मूर्ख ओबीसी नेता थे जिनको संघ ने सेनापति बनाया। मतलब ओबीसी के खिलाफ ओबीसी को खड़ा किया। जिस प्रकार ये लोग हजारों सालों से पिछड़ों में विभीषण पैदा करते रहे, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ अनियंत्रित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद को अंतरराष्ट्रीय नेता बनाने में एवं मंडल कमीशन का मुद्दा दबाने में या दबाने के लिए प्रभाकरण से समझौता कर लिया, जो लिट्टे का वो था, मेन आदमी था। अब साहब प्रभाकरण को वादा किया गया कि जिस प्रकार उसकी इनकी माननीय राजीव गांधी जी की जो मां थी, उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया था और 2 देश बना दिए थे, तो ठीक इसी तरह से हम श्रीलंका के भी 2 हिस्से कर देंगे और एक राष्ट्र हम आपको दिलवा देंगे। वहीं जो है राजीव गांधी की जो सरकार थी उसमें वीपी सिंह साहब जो थे वो रक्षा मंत्री थे। बोफोर्स रक्षा सौदे में राजीव गांधी की सहायता से भ्रष्टाचार उजागर हो गया। यह राजीव गांधी जी की साख पर एक बहुत बड़ा बट्टा था। अब साहब वीपी सिंह जी ने इसको मुद्दा बनाकर अलग जनमोर्चा बना लिया। अब असली घमासान शुरू हुआ। 1989 के चुनाव की लड़ाई दिलकश हो चली। पूरे उत्तर भारत में मान्यवर साहब काशीराम जी बहुजन समाज के नायक बनकर उभर गए। उन्होंने 13 जगहों पर चुनाव जीता, जबकि 176 पर वे कांग्रेस का पत्ता साफ करने में सफल हो गए। बात की गहराई समझ रहा। 13 जगह पर चुनाव जीता, लेकिन 176 जगहों पर, सीटों पर उन्होंने कांग्रेस का पत्ता साफ करवा दिया। राजीव गांधी जो कल तक दिल्ली के मुगल थे, मान्यवर साहब काशीराम जी के कारण वे रोड मास्टर बन गए। कांग्रेस 413 से धड़ाम होकर 196 पर आ गई। बात की गहराई समझो, 413 से गिरकर 196 पे आ गई। वीपी सिंह के गठबंधन को 144 सीटें मिली, जिसके कारण वीपी सिंह जी ने चुनाव में जाने की घोषणा की और कहा कि यदि सरकार बनी तो मंडल कमीशन लागू किया जाएगा। साहब चंद्रशेखर साहब और चौधरी देवीलाल साहब ये साथ मिलकर जो है इन्होंने सरकार बनाने की योजना बनाई। वीपी सिंह जी से मुलाकात की। चौधरी देवीलाल जी जो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, पर योजना इस प्रकार से बनाई गई कि संसदीय दल की बैठक में दल का नेता प्रधानमंत्री चुनने की जो माला थी वो चौधरी देवीलाल जी के हाथों में दे दी कि आप ही बताओ साहब कि किसे प्रधानमंत्री बनाए। अब चौधरी देवीलाल साहब इस झूठे सम्मान से जो नेता चुनने का हक उन्हें दिया गया था, उन्होंने ये माला वीपी सिंह जी के गले में डाल दी। इस प्रकार वीपी सिंह साहब बन गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनते ही ओबीसी नेताओं ने मंडल कमीशन लागू करवाने का दबाव डाला। वीपी सिंह जी ने बहानेबाजी की, पर अंत में निर्णय के लिए चौधरी देवीलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि इसमें जाटों को भी शामिल करो, फिर लागू करो, मगर वीपी सिंह जी ने इनकार कर दिया। चौधरी देवीलाल नाराज होकर मान्यवर साहब काशीराम जी के पास गए और पूरी कहानी कह सुनाई। बोले मुझे आपका साथ चाहिए। मान्यवर साहब काशीराम बोले कि देवीलाल, जनता ने तुझे लीडर बनाया मगर ठाकुर ने लैडर बनाया। बात की गहराई समझो। क्या कहा मान्यवर साहब काशीराम जी ने? उन्होंने कहा देवीलाल, जनता ने तुझे लीडर बनाया मगर ठाकुर ने तुझे लैडर बनाया, मतलब सीढ़ी बनाया, है ना। सीढ़ी, आपकी सीढ़ी पे चढ़ के वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। तो तेरे साथ अत्याचार हुआ है
और दुनिया में जिसके साथ अत्याचार होता है काशीराम उसका साथ देता है, ऐसा काशीराम साहब ने कहा। तो काशीराम जी और देवीलाल जी ने वीपी सिंह के विरोध में एक विशाल रैली करने वाले ही थे, योजना बन चुकी थी। उसी दौरान शरद यादव और रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी से मुलाकात की। उन्होंने वीपी सिंह को कहा कि हमारे नेता आप नहीं है, बल्कि हमारे नेता तो चौधरी देवीलाल है। अगर आप मंडल कमीशन लागू कर दें तो हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा हम देवीलाल और काशीराम का साथ देंगे। वीपी सिंह की कुर्सी संकट में आ गई। कुर्सी बचाने के लिए वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा कर दी। सारे देश में बवाल खड़ा हो गया। मिस्टर क्लीन से मिस्टर करप्ट बन चुके राजीव गांधी जी ने बिना पानी पिए संसद में 4 घंटे मंडल के विरोध में भाषण दिया। बात की गहराई समझना। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में 4 घंटे मंडल के विरोध में भाषण दिया। जो व्यक्ति 10 मिनट तक संसद में ठीक से बोल नहीं सकता था, उसने ओबीसी का विरोध अपनी पूरी ऊर्जा से पानी पी पी कर किया, 4 घंटे तक किया। अब साहब वीपी सिंह सरकार गिरा दी गई, चुनाव की घोषणा हुई और एम नागराज नाम के ब्राह्मण ने उच्चतम न्यायालय में आरक्षण के विरोध में मुकदमा डाल दिया। इधर राजीव गांधी जी ने जो प्रभाकरण से वादा कर रखा था वो वादा पूरा हो नहीं पाया, बल्कि यूएनओ के दबाव में उन्होंने शांति सेना श्रीलंका भेज दी। राजीव गांधी के कहने पर प्रभाकरण के साथी कान्हा शिवरामन को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। बात की गहराई समझना। राजीव गांधी जी के कहने पर प्रभाकरण के साथी कान्हा शिवरामन को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। जब प्रभाकरण को लगा कि राजीव गांधी ने धोखा दे दिया है, तो उसने कान्हा शिवरामन को राजीव गांधी की हत्या कर देने का आदेश दे दिया और मई 1991 में राजीव गांधी जी को मानव बम द्वारा उनका असैसिनेशन कर दिया गया। एक बार फिर माओ का कथन सिद्ध हुआ कि जो शासक वर्ग है वो एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए दूसरा षड्यंत्र करता है और जो षड्यंत्र करता है उसका शिकार वह स्वयं होता है। अब साहब और मंडल के भूत ने राजीव गांधी की जान ले ली। राजीव गांधी हत्या का जब हत्या हुई, असैसिनेशन उनका हुआ, तो एक सहानुभूति की लहर चली। तो कांग्रेस के 271 सांसद जीत करके आए। शिबू सोरेन और अन्य जो सांसद थे उनको आपस में मिला करके कांग्रेस ने सरकार बनाई और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण के ब्राह्मण थे, प्रधानमंत्री बना दिए गए। दूसरी तरफ मंडल कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 31 आला ब्राह्मण वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, पटना से दिल्ली आए, सारे ब्राह्मण बनिया वकीलों से मिले। कोई भी वकील पैसा लेकर भी मंडल के समर्थन में केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ। लालू यादव जी ने राम जेठमलानी से निवेदन किया, लेकिन राम जेठमलानी क्रिमिनल लॉयर थे, जबकि यह संविधान का मामला था। फिर भी राम जेठमलानी ने यह केस लड़ा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े फैसले ओबीसी के विरोध में दे दिए। पहला, केवल 1800 जातियों को ही ओबीसी माना गया। दूसरा, 52% ओबीसी को 52% हिस्सेदारी देने की बजाय केवल 27% हिस्सेदारी अर्थात आरक्षण दिया गया। तीसरा, ओबीसी को आरक्षण होगा लेकिन प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। चौथा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लगा दी जाएगी, अर्थात जिस ओबीसी का इनकम 1 लाख होगा उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब इसका आशय यह था कि जिस ओबीसी का लड़का महाविद्यालय में पढ़ रहा है उसे आरक्षण मिलेगा नहीं, बल्कि जो ओबीसी गांव में बेचारा गरीब रह रहा है उसे आरक्षण मिलेगा।
यह तो वही बात हुई, दांत वाले से चना छीन लिया और बिना दांत वाले को चना दे दिया ताकि किसी और को आरक्षण का लाभ ना मिल सके। ये था षड्यंत्र। अब साहब, ये जो चार बड़े फैसले थे, ये चारों बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के सेठ जी एवं भट्ट जी ने ओबीसी के विरोध में दिए। दुनिया की हर कोर्ट में न्याय मिलता है, जबकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 52% ओबीसी के हक और अधिकारों के विरोध में फैसला दिया। भारत के शासक वर्ग ने अपने हित के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी महान न्यायिक संस्था का दुरुपयोग किया। मंडल को रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए, जिसमें राम मंदिर आंदोलन बहुत बड़ा हथकंडा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मजबूरी में कल्याण सिंह, जो लोधी समाज से थे, ओबीसी थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। विशेष रूप से आपका ध्यान चाहूंगा कि मैं आपको बता दूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी के उदय के पश्चात ब्राह्मणों ने लगभग हर राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया, ताकि ओबीसी का जुड़ाव काशीराम जी के साथ ना हो। इसी वजह से पिछड़े वर्ग के लोधी समाज को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा, अडानी ने रथ यात्रा निकाली। नरेंद्र मोदी अडानी के हनुमान बने। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडल विरोधी निर्णय 16 नवंबर 1992 को दिया और शासक वर्ग द्वारा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद गिराने में कांग्रेस ने बीजेपी का पूरा साथ दिया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में ओबीसी जागृत ना हो सके, इसीलिए बाबरी मस्जिद गिराई गई। यह बात को समझो, पहले मंडल कमीशन ओबीसी जागृत ना हो उसे दबाने के लिए भिंडरावाला सिखों का कत्लेआम, फिर दूसरा जो है इसको रोकने के लिए, मंडल कमीशन को रोकने के लिए ये जो मामला प्रभाकरण वाली जो बात मैंने बताई वो हुआ। उसके अलावा अब तीसरी बार इन्होंने जो है ये शुरू कर दिया मंदिर मुद्दा और राम मंदिर मुद्दा। ऐसे में शासक वर्ग ने तीर मुसलमानों पर चलाया, लेकिन निशाना थे ओबीसी। जब भी उन पर संकट आता है तो वे हिंदू और मुसलमान का मामला खड़ा कर देते हैं। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। दूसरी तरफ मान्यवर साहब काशीराम जी यूपी के गांव-गांव जाकर षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे थे। उनका मुलायम सिंह जी से समझौता हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए और काशीराम जी को 67 सीटें मिली और मुलायम सिंह जी को 120 सीटें मिली। बसपा के सहयोग से मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनाए गए। यूपी के ओबीसी और एससी के लोगों ने मिलकर नारा लगाया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब साहब, शासक जाति को, खासकर ब्राह्मणवादी सत्ता को इस गठबंधन से और ज्यादा डर लगने लगा। इंडिया टुडे ने काशीराम भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं ऐसी खबरें छापी। ऐसा ब्राह्मणों को सतर्क करने वाला लेख जब उन्होंने लिखा तो इसके बाद शासक वर्ग अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव करने में लग गया। लगभग हर राज्य का मुख्यमंत्री ओबीसी बना, अर्थात शूद्र बना। साथ ही उन्होंने दलीय अनुशासन को कठोरता से लागू किया ताकि निर्णय लेते वक्त वे स्वतंत्र रहें। 1996 के चुनाव में कांग्रेस फिर हार गई और 2-3 अल्पमत वाली सरकारें बनी। यह गठबंधन की सरकारें थी। इन सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण सरकार एचडी देवगौड़ा की थी। एचडी देवगौड़ा जो ओबीसी समाज से थे। इनके कैबिनेट में एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं था। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं था। इस सरकार ने बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया और वो फैसला ये था कि ओबीसी की गिनती कराई जाए, उसका फैसला, जो मंडल कमीशन की दूसरी योजना थी, क्योंकि 1931 के आंकड़े बहुत पुराने हो चुके थे। ओबीसी की गिनती अगर होती तो देश में ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है उसके सारे आंकड़े पता चल जाते। इतना ही नहीं, 52% ओबीसी अपनी संख्या का उपयोग
राजनीतिक उद्देश्य के लिए करता तो आने वाली सरकारें ओबीसी की ही बनती। शासक वर्ग के समर्थन से बनी देवगौड़ा सरकार फिर गिरा दी गई। शासक वर्ग जनता जानता है कि जब तक ओबीसी धार्मिक रूप से जागृत रहेगा तब तक हमारे जाल में फंसता रहेगा, जैसे 2014 में फंसाया गया। शायद जाति आधारित गिनती ओबीसी की निर्णय करने का जो देवगौड़ा सरकार का निर्णय था वो अगर ना होता तो सरकार गिराई ना जाती। अब साहब ब्राह्मण अपनी सत्ता बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। वे जानते थे कि अगर यही हालात बने रहे तो ब्राह्मणों की राजनीतिक सत्ता छीन ली जाएगी। जो लोग सोनिया गांधी को कांग्रेस का नेता नहीं बनाना चाहते थे वे भी अब सोनिया गांधी जी को स्वीकार करने लगे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब शरद पवार जी ने सोनिया गांधी जी के विदेशी होने का मुद्दा उठाया तो आर के धवन नामक ब्राह्मण ने थप्पड़ मारा। पीए संगमा, शरद पवार, राजेश पायलट, सीताराम केसरी सबको ठिकाने लगा दिया गया। शासक वर्ग ने गठबंधन की राजनीति स्वीकार कर ली। उधर अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर पर गीत गाते गाते 1999 में फिर प्रधानमंत्री बन गए। अगर कारगिल नहीं हुआ होता तो अटल बिहारी शायद फिर से चुनकर आ जाते। सरकार बनाते ही अटल बिहारी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाने का निर्णय लिया, जो कि समीक्षा आगरा में करवाई भी इन्होंने। अरुण शौरी ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने वाली किताब वर्शिप ऑफ फॉल्स गॉड लिखी। इसके विरोध में सभी संगठनों ने विरोध किया। विशेषकर बामसेफ ने 1000 कार्यक्रम पूरे देश में चलाए। अटल सरकार का अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यह भी नया हथकंडा था वास्तविक मुद्दों को दबाने का। मुद्दा क्या था? जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की गिनती, है ना। फिर 2011 में गणना होनी थी मगर ओबीसी की गणना नहीं कराने का फैसला लिया गया। अब 2021 में जनगणना भी थी। ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराने की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रोफार्मा से कॉलम गायब कर दिया, जो परफॉर्मा था कॉलम गायब कर दिया। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी सोच रखती है। इसीलिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल के हिसाब से शासक बनने वाला ओबीसी अपना नुकसान तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने दलित भाइयों का भी नुकसान कर रहा है। सच्चाई और बहुजनों पर हो रही गहरी साजिश को ओबीसी वर्ग का ना समझना ओबीसी एससी एसटी को देश का शासक बनने से रोक रहा है। अब फैसला ओबीसी को करना है कि उसके छोटे भाई एससी एसटी के साथ रहना है या सवर्णों के साथ मिलकर उनका हुक्का भरने का काम करना है। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि मान्यवर साहब काशीराम जी के बहुजनवाद की वजह से ओबीसी में स्वतंत्र लीडरशिप उभर रही थी। उनका सवर्णों के राम मंदिर आंदोलन ने पूरी तरह हिंदूकरण कर दिया। इसलिए आज तक ओबीसी के अंदर बहुजनवाद की लीडरशिप का अकाल पड़ा हुआ है। काशीराम साहब जी के बहुजनवाद के सामने सवर्णों का मनुवाद दम तोड़ रहा था। आज काशीराम जी की अनुपस्थिति में मनुवाद सिर चढ़कर बोल रहा है और बहुजन महापुरुष और उनकी बहुजन विचारधारा का निरंतर प्रचार प्रसार करते रहने की भारी आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में सवर्ण ये अगर होता है तो मनुवाद इसके सामने दम तोड़ देगा। तो मेरा निवेदन यह है, बहुजनों को कोई भी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनने से नहीं रोक पाएगा अगर इन्होंने मनुवादी षड्यंत्र को समझ लिया और एससी एसटी और ओबीसी एकजुट हो गए तो यकीन जानिए केंद्र भी आपका होगा और राज्य भी आपका होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं आप तक जरूर पहुंचा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए जय भीम।